Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। द प्रोग्राम द टूल बॉक्स टॉक के साथ शरीफुल्लाह मोहम्मद और तारिक अजीज खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहते हैं वो है जो हमारी घर में फर्स्ट एड का रिस्पांस है, वो है क्या, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके मुतालिक हम सबको थोड़ा सा बेदार होना पड़ेगा और ताकि हम उस हवाले से जो एक लाइफ सेविंग एक्शन है अपना और लाइफ सेविंग अपना किरदार है उसको बेहतर बना सकें। मेरे साथ आज तारिक अजीज खान मौजूद हैं और हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल हैं और उनको मैं मजीद भी तकलीफ देता रहूँगा। साथ साथ में मेरी कोशिश ये भी होगी कि आप जो है ना हमारे वही 40-42 साल पुराने चेहरे देख देख के परेशान भी ना हो। तो हम कोशिश भी करेंगे कि जब जब ज़रूरत होगी तो हम मुख्तलिफ जो इस फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं उनको भी बुलाते रहें। मैं तारिक अजीज की तरफ जाता हूँ और उनसे जो मेरा पहला सवाल है वो यही है कि आप हमें और हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि फर्स्ट एड रिस्पांस और इसको जब हम लिमिट करते हैं सिर्फ घर तक तो इससे हमारी क्या मुराद होती है। तारिक साहब, आप मौजूद हैं मेरे साथ? अच्छा, शायद उनकी इंटरनेट कनेक्शन का कोई इशू हो गया है, तो जैसे वो वापस आते हैं तो हम उनको इन्हें दोबारा ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जो तारिक साहब आ गए ऑनलाइन, मैं दोबारा उनसे सवाल अपना रिपीट करता हूँ। सवाल मेरा आपसे ये है, ये बताइए ये फर्स्ट एड रिस्पांस क्या होता है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि घर के लेवल पे जब हम कहते हैं फर्स्ट एड रिस्पांस तो हम दरअसल क्या क्या कह रहे होते हैं और किन किन चीजों के बारे में कह रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माजरत मैं तो ये किसी वजह से ऑफलाइन चला गया था। फर्स्ट एड रिस्पांस जो है ना वो ये है कि एक्सीडेंट्स जो है ना वो होते रहते हैं। एक्सीडेंट्स जो है ना वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है और जब वो ये वो वाले फिनोमेना है, ये वो चीजें हैं जिनको आपने प्लान नहीं किया होता। तो जब एक्सीडेंट हो जाए तो आपने क्या करना है, दैट इज आवर रिस्पांस। और वो उसको किस तरह से करना है कि इसका जो नुकसान है, ये जो अनप्लान्ड इवेंट आपकी जिंदगी में, आपके काम में, आपकी साइट पर आ गया है, तो इसका नुकसान कैसे जो है ना वो आप मिटिगेट कर सकें, उसको कम से कम करें, इसको हमारा रिस्पांस कहते हैं। मुझे नहीं मालूम है आपका अगला सवाल क्या होगा। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। मेरे घर में जो है ना वो ये फर्स्ट एड के हवाले से, आपके ये जो बार बार आप मुझे जो है ना घर तक महदूद रखते हैं, मेरे बहुत सारी चीजें जो है ना वो रह जाती हैं। बहरहाल मुझे अंदाजा है कि हमने किन लोगों को टारगेट किया हुआ है, तो उस हवाले से मैं इसी तक महदूद रहूंगा। मैं घर से बाहर था, मुझे घर से फोन आया कि मेरी बेटी जो है वो गिर गई है और उसके सर पे चोट लगी है, तो फोन बह रहा है, तो आप फौरन आ जाएं। तो मैं फौरन पहुंच गया। तो मैंने मेरे घर में फर्स्ट एड किट पड़ी हुई है, तो मैंने देखा कि मेरी मिसेज जो है वो उसके रुई जो है वो कॉटन जो है उसके फाए बनाकर, जिन्हें स्वाब्स कहते हैं, वो उसके यहाँ हल्की सी चोट लगी थी, यहाँ रख रही हैं और जैसे ही वो खून से तर होती है वो उसको फेंक देती है। फिर दूसरा लिया, उसको रख दिया और फेंक दिया। मैं जब पहुंचा तो वहां एक ढेर लगा हुआ है वो फायों का, वो स्वाब्स का, और वो सारे खून में तरबतर हैं और खून बह रहा है और इस बात को कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं। तो मैं हैरान, मैंने कहा ये खून क्यों नहीं रुक रहा। तो मुझे पता लगा कि मेरी मिसेस को तो मैं फर्स्ट एड किट लगा कर रख दी, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि यार आपने रिस्पॉन्स कैसे देना है, कि जब आपने खून रोकना है तो उसको कैसे रोकना है, और ये सारा कुछ। तो रिस्पॉन्स आपकी शऊरी तैयारी है। जब आप हर चीज के लिए, आप घर के लेवल पे बात करें, आपके बच्चे को किस चीज की जरूरत हो सकती है, मसलन वो गिर सकता है, वो छुरी से हाथ काट सकता है, वो खुद को आग से किसी भी किचन में, वालदा बाज़ औकात वो नहीं रहता, वो किचन में अपने हाथ पैर जला सकता है, वो किसी बिजली के अप्लायंस से जो है ना वो खुद को करंट लगवा सकता है। अक्सर घरों में ये जो अंडरग्राउंड टैंक्स हैं उनमें गिर सकता है, ड्राउनिंग हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आप उनके लिए जब तैयारी करते हैं तो, और फिर जैसे खुदा ना खास्ता वो चीज हैपन हो जाए और आप उस तैयारी के मुताबिक उसको जब टैकल करने की कोशिश करते हैं, दिस इज योर इमरजेंसी रिस्पांस। और जितना आप अच्छा खुद को प्रिपेयर करेंगे, आप अच्छा रिस्पांस देते हैं,
और उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, नुकसान कम से कम होता है। जी। अच्छा, मैं पर्सनली ज़ाती तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि हमारा सेशन वो तमाम माएँ देखें कि जो घर में अपने बच्चों के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम मौजूद रहती हैं, खुसूसन जो हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए दुरुस्त। ज़्यादा मौसर होगा। अगर बिल्कुल। मैं इसको लाइन अप करूँ, तो एक माँ को बेहतर तरीके से ये डील करना आना चाहिए कि अगर उसके बच्चे को चोट लगती है, तो मिनिमम किसी के इंटरेक्शन या डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट के बगैर कैसे वो उस मामले पर काबू पा सकती है। तो उसमें मैं सबसे पहले रखता हूँ कि जो छोटी-मोटी खराशें और जो चोटें लगती हैं बच्चों को, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसमें बचपन के जो मुख्तलिफ जो इंजरी के मार्क्स हों, वो उस पे ना हो। बड़े खुशकिस्मत ऐसे बच्चे होंगे और बड़े मतलब ये कि एक कैलकुलेटेड माहौल में रहे होंगे। इसी तरीके से हाथों के किसी हिस्से का जल जाना, इलेक्ट्रोक्यूशन हो गई, इसी तरीके से कुछ दीगर चीज़ें। जो बुनियादी बात इस पूरे मामले में हम इस पे ग्रेजुअली बात करेंगे, जो बुनियादी चीज़ मेरे ख्याल में जो ज़रूरी है जिसको नोट करना, वो ये है कि जब माँ या घर में मौजूद कोई दीगर फ़र्द किसी भी जगह कोई लूप होल देखे, किसी भी जगह कोई ऐसा फैक्टर देखे या पोटेंशियल हैज़र्ड जिसे हम कहते हैं, वो देखे, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। फॉर एग्जाम्पल, किसी जगह एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है, यानी हमारा घर इतना बड़ा है कि उसमें जब हम अपने घर के अंदर दाखिल होते हैं तो साइड पे एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है। वो छोटा सा पत्थर भी 2-3 दिन के बाद या कुछ वक्त के बाद खतरा बन सकता है। तो बुनियादी तौर पे माँ को, बाप को या घर में दीगर जो अफराद मौजूद हैं, उनको अपने जहन को इस बात पे ट्रेन करना है और उनको ये चीज सीखनी है कि कोई भी चीज पोटेंशियल हैजर्ड बन सकती है, कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर बन सकता है जिसमें बाद में चोट लग सकती है। एक छोटी सी मिसाल, जब हम मैं अपने घर की मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि ये छोटी सी चीज है जो बाद में लीडिंग टू एन इंजरी। घर के जो एक गेट है, उसके कोने पे एक छोटा सा कील या कोई जो तेज चीज है वो मौजूद है। अगर उस चीज जब हमने पहले दिन नोट की तो यकीनन उसने कोई डैमेज नहीं किया होगा, लेकिन अगर हमारा रवैया ऐसा हो कि जैसे ही हमने देखा हम उस वक्त तक वहां से ना हटे जब तक हमने उस डेंजर को सेफ्टी की तरफ उसको महफूज नहीं बना लिया। इसी तरीके से मैं एक और मिसाल देता हूँ, चूंकि मेरा ताल्लुक टीचिंग प्रोफेशन से है, तो हमारे यहाँ होता ये है कि जो एक वॉलीबॉल कोर्ट होता है, उसके अंदर फुटबॉल के जो गोल पोस्ट हैं वो भी रखे हुए होते हैं। आप यकीन करें, वो तमाम स्कूल जो छोटे बच्चों को कैटर करते हैं, वो गोल पोस्ट एक सिलिकॉन की एक मोटी तह से बिल्कुल ढके हुए होते हैं। और ये चीज उस वक्त हमें समझ आती है कि जब हम अपने स्कूल में किसी बच्चे का तेजी में, जाहिर है वो वॉलीबॉल में या फुटबॉल में या क्रिकेट में, दीगर में, जब बहुत सारी मौकों पे हमारा ध्यान उन चीजों की तरफ नहीं होता, हम उनसे टकरा सकते हैं। तो बुनियादी बात जो इस सेशन के शुरू में मैं वादे करना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने घर में कोई ऐसा पोटेंशियल हैजर्ड देखें, मैं तारिक साहब से कहूंगा ये पोटेंशियल हैजर्ड क्या है इसकी इससे बिल्कुल लेमैन डेफिनेशन भी करें। जब भी आप अपने घर में कोई पोटेंशियल हैजर्ड महसूस करें, उस वक्त तक वहां से ना हटे जब तक उसको आप एक सेफ कंपोनेंट में तब्दील ना कर दें। तारिक साहब, मैं चाहता हूं कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं ये हैजर्ड क्या होता है, और जब हम कहते हैं पोटेंशियल हैजर्ड तो इसका क्या मतलब? अच्छा, ये अब आपने, मैं आपकी जो एक बात है इससे पहले वाली जो बात थी, आप कह रहे थे कि बच्चे जो है कैलकुलेटेड लाइफ जो है ना, देखें, मैं उस पर एक बात ऐड करना चाह रहा था, वो ये है कि बच्चा जो है ना, आप उसको हर वक्त नहीं करो, ये ना करो, ये ना करो, ये बड़ा मेरे ख्याल में ये सेहतमंद रवैया नहीं है। आप बहैसियत पेरेंट्स, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी सराउंडिंग्स को महफूज बनाएं, बजाय इसके कि आप बच्चे को हर वक्त जो है ना वो ना मना में करते रहें। और मैं चाहता हूं कि बच्चे आपके एक्टिव रहें, खेलें। मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे ही हूं, और मैं अपने बच्चों को दरख्तों पे चढ़ने से भी मना नहीं करता। मुझे पता है कि वो ये रहेंगे तो वो ज्यादा एक्टिव रहेंगे और वो ज्यादा जो है ना वो बाइतमाद बनेंगे, जबकि वो खुद से कर रहे होंगे। मैं बहरहाल इस चीज के लिए तैयार रहता हूं कि अगर इनको खुदा न खास्ता किसी वक्त मेरी जरूरत पड़ जाए तो मैं वहां पर मौजूद हूं, या मैंने ऐसा निजाम किया हुआ है कि खुदा न खास्ता उनको अगर जरूरत पड़े तो वो मिल सके उनको ड्यू जो अटेंशन है। हैजर्ड ये है कि आप जो है ना वो कोई भी चीज
जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, वो हैजर्ड है। अब देखें, बिजली बड़ी करामत चीज है, लेकिन इसमें जो है ना वो पोटेंशियल है कि ये आपको इलेक्ट्रिक्यूट कर सकती है, आपको करंट लग सकता है इससे, तो ये हैजर्ड हो गई है। आग जो है ना वो बहुत फायदेमंद चीज है, हम इससे बेशुमार मनफतें ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें ये पोटेंशियल मौजूद है कि ये आपको जो है ना वो नुकसान पहुंचा सकती है, ये आपको जला सकती है, तो ये भी हैजर्ड है। तो हर वो चीज जिसमें खतरा हो आपको नुकसान पहुंचने का, वो हैजर्ड है। तो ये आपने जैसे बहुत जबरदस्त मिसालें दी, कोई आपके घर में फालतू पड़ा हुआ ईंट या कंक्रीट का ब्लॉक, और या फिर कोई टूटा हुआ दरवाजा, उसका कोई टूटा हुआ कब्जा, ये सारी चीजें पोटेंशियल हैजर्ड है, और ये जो है ना आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा, मैं इसको कोशिश करते हैं, क्योंकि ये फील्ड और ये थिंकिंग और ये अप्रोच इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि हम इसको सम अप नहीं कर सकते कुछ चीजों में, जी जी कि मतलब वो क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जिसको हम कवर अप करें। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। आज से चंद क्यों? साल पहले हुआ ये था कि मैं अपने गांव में अपनी खाला के घर मौजूद था, और वहां पे मैंने अपनी खाला से ये कहा, उनका इंतकाल हो चुका है, और 2005 के अल्लाह मग़फ़िरत करे। ज़िलज़िले में वो भी एक इंसिडेंट है कि जिसमें एबीसी का ख्याल रखना चाहिए था, तो जिंदगियां बच सकती थी। लेकिन बहरहाल उसके मुतालिक हम किसी और मौके पर बात करेंगे। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे कोई स्पाइसी सी चीज बना के दें, आप लोग गांव देहातों में इतना सादा सादा खाना खाते हैं कि मुझे नहीं अच्छा लगता। तो उन्होंने मेरी फरमाइश पे कुछ ऐसी चीजें बनाई कि जो वो एक लंबा सा दस्तरखान था जिसपे घर के सारे अफराद बैठे हुए थे, और मैं भी बैठा हुआ, मेरे सामने एक लड़का है 13-14 साल का, वो बैठा हुआ है। लेकिन सडनली मैंने महसूस किया कि वो लड़के का जो विजिबल एक्शन है वो कुछ यूं था कि वो जैसे कुछ निगलने की कोशिश कर रहा हो या सांस लेने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसको नाकामी हो रही हो। चूंकि मैं अपनी मैट्रिक इंटर के दौरान मैंने नर्सिंग के कुछ कोर्स की तरफ, जाहिर है ये नेचुरली मेरा अट्रैक्शन इस तरफ था, तो वो कुछ कोर्स किए हुए थे। जो जब उस बच्चे को मैंने देखा तो मैंने कहा यकीनन इसकी जो एयरवे है वो चोक हो चुकी है। उसके बाद जो इसकी एक रेगुलर प्रैक्टिस थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा अभी भी जिंदा है और ठीक ठाक है, सेहतमंद है। अलबत्ता उसके बाल उड़ गए हैं, उसको भी हम बुलाएंगे किसी दिन इस मामले में इस पे बात करने के लिए। मैं तारिक साहब आपसे ये चाहता हूँ कि आप जरा एक्सप्लेन कर दें कि एयरवे चोकिंग क्या होती है, और कोशिश करेंगे कि हम इसको मुख्तसर और जल्द करें, ताकि हमारे जो ऑडियंस है वो भी बोर ना हो। एयरवे चोकिंग क्या होती है और इसकी एबीसी क्या है इस मामले पे काबू पाने की? अच्छा, एयरवे चोकिंग पे मैंने आज ही आपके हुक्म के मुताबिक जो है ना वो एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो बनाकर भी अपलोड की है अपने यूट्यूब पर। मैंने आपके कहने से एक यूट्यूब चैनल भी बहरहाल खोल लिया। उसका बहुत अच्छा किया, और इंशाल्लाह जी, आप आए और उसको सब्सक्राइब करें, और बेल वाला बटन जो है ना वो दबाना मत भूलिएगा, और वो सारा शेयर भी कीजिएगा। तो एयरवेज चोक जब आपका होता है ना, बेसिकली हमारा गला जो है ना, इसमें कोई चीज फंस जाए, या फिर इससे आगे सांस की नाली में कोई चीज, अमूमन ये खाने की चीजें होती हैं, तो अगर कोई चीज फंस जाए और हमारे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, जो हमारे दिल को और फेफड़ों को और दिमाग को नहीं पहुंच सकती जब, तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि हमारी जो है ना वो एयरवेज जो है वो चोक हो गए हैं, हमारा गला चोक हो गया है। तो उसकी जो एबीसी, बहुत सिंपल सी बात ये है कि आप उस बंदे से कहें कि वो, अगर तो वो बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें है, आपके उसके गले में है, और ये कि ये जो है ना बहुत सिवियर नेचर का नहीं है कि जिसकी वजह से वो बात कर पा रहा है और सांस भी ले पा रहा है, तो वो तो खांसने से और हल्के फुल्के थपथपाने से निकल आएगा। लेकिन वो शख्स अगर बात नहीं कर पा रहा तो आप उससे कहें कि खांसने की कोशिश करे। खांसना इतना बेहतरीन जो है वो है, हमारा अमल है ये, कि ये बहुत सारी जगहों पर हमें जो है वो फायदा देता है। हम ये बाद में डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ। तो ये खांसने से भी जो है ना ये निकल जाता है। और अगर खांसने से ना हो तो आप जो बहैसियत एक एडल्ट के, आप उसके ये जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं इनके पीछे जो है, इनके दरमियान में आप जो है वो मार कर निकाल सकते हैं, और अदरवाइज जो है वो आप उसके पीछे से आकर जो है वो उसको दबाकर तो उसको झटका देंगे, तो उनके मैदे के प्रेशर से और ये चीज जो है वो आपके बाहर आ जाएगी।
तो ये बाकायदा सीखने की चीज है और इसको सीखने की जरूरत है। ये बहुत सारी कीमती जानें जो है ना, ये एक छोटा सा अमल जो है वो आपके बचा सकता है। अच्छा, मैं दोबारा अपने ऑडियंस से ये चाहता हूँ कि आप पेन पेपर लेके कुछ चीजें प्रायोरिटाइज कर लें, क्योंकि एयरवे चॉकिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हर रोज हो, हर वक्त हो। वंस इन अ लाइफ बिल्कुल टाइम हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो अगर आप मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो यू विल बी एबल टू डील इट बेटर। अच्छा, साथ साथ में जैसे छोटी छोटी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अभी प्रोग्राम के शुरू में एक अपनी बेटी का इंसिडेंट शेयर कर रहा था। लॉलीपॉप एक छोटी सी चीज है, कुल्फी एक छोटी सी चीज है। जब बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जो अपने जो सारे मामलात को इंडिपेंडेंटली डील नहीं कर सकता, तो उसको ठोकर लग सकती है और उस ठोकर के नतीजे में उसका तालू इम्पैक्ट हो सकता है। अब उसको ब्लीडिंग हो सकती है। उस सूरत में क्या करना चाहिए? बड़ी सिंप्लीफाइड चीजें हैं। बच्चा मेरा इसी तरह इस चीज का शिकार हुआ, तो उसने तो बस ये आदत बना ली थी और मुझसे फरमाइश कहने लगी, अगली बार मैं कब गिरूंगी ताकि अब ब्लीडिंग रोकने के लिए मुझे आइसक्रीम खिलाएं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके मुतालिक हम मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। हादसा न होना ये कोई गारंटी नहीं है। दुरुस्त। हादसा हो जाना और उसको बेहतर तरीके से डील करना, इसके लिए प्रिपेयर्डनेस बहुत अहम चीज है जिसके मुतालिक हमें आगाह होना चाहिए। एक बहुत अहम बिल्कुल चीज दुरुस्त। है कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस को हमेशा इमरजेंसी बुलाया जाता है, इमरजेंसी में बुलाया जाता है। हम सीपीआर के मुतालिक इसके अगले हिस्से में बात करेंगे। चीजें बहुत सारी हैं, वक्त हमारे पास शॉर्ट है, इसी वजह से हम कोशिश करेंगे कि हम इशारा दे दें और आप उनके मुतालिक मालूमात जमा करें। सपोर्ट आपको तारिक अजीज खान से हर तरह की इंशाअल्लाह मिलेगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके इंशाअल्लाह। मुतालिक अगर यूट्यूब पे मवाद मौजूद नहीं है तो तारिक साहब उसके मुतालिक वीडियो क्रिएट करके अपने कंटेंट जो है उनका उसमें अपलोड कर सकते हैं। मैं लिंक अप कर सकता हूँ। तो कहने का मकसद ये है, हमने वो तमाम चीजें सीखने की कोशिश करनी है जो हमारे घर में हमारे बच्चों की हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से हमारे काम आएंगे। अच्छा, मैं बात करना चाह रहा था एम्बुलेंस की। हमेशा जी पाकिस्तान में स्पेशली जब हम एम्बुलेंस को बुलाते हैं तो एम्बुलेंस को बुलाने के पीछे हमेशा एक एक्यूट इमरजेंसी इन्वॉल्व होती है। एक्यूट इमरजेंसी से मेरी मुराद ये है कि अगर आपको बुखार हो रहा हो तो आप एम्बुलेंस को कॉल नहीं करते। किसी शख्स को हार्ट अटैक हो, कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो, कहीं बहुत बुरी जगह से गिर गया हो, छोटा बच्चा है उसको फिट्स आ रहे हो, इस किस्म के हालात में हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। अब अगर मैं पाकिस्तान को अलग अलग जोग्राफिकल या डेमोग्राफी के लिहाज से देखूं तो कराची में कुछ ऐसी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं जो चीजों को बेहतर डील कर सकती हैं। पंजाब में 1112 चीजों को बेहतर डील कर सकता है। बलूचिस्तान और केपीके में एम्बुलेंस के हवाले से चीजें इतनी बेहतर नहीं है। यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ कि जब खुदा ना खास्ता अगर हमें कोई ऐसी सिचुएशन दरपेश हो कि जहाँ पे हमें अर्जेंटली किसी एम्बुलेंस सर्विस को कॉल करनी हो तो हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। मैं चाहता हूँ तारिक अजीज इस बारे में भी कमेंट करें कि जब हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करते हैं तो उसमें हमारे हाथ पांव फूलना एक ऐसा मुहावरा है कि मेरा ख्याल है कि 99% पाकिस्तानियों के साथ ये अटैच है, इंक्लूडिंग मी, कि हाथ पैर फूलना किसे कहते हैं। जब आप अपना ABCD भूल जाएं तो मैं चाहता हूं कि तारिक अजीज इस बारे में कमेंट करें और हमें थोड़ा सा गाइड करें कि वो क्या ABCD हैं जो हम इस इमरजेंसी सिचुएशन में, कि जब हमें एम्बुलेंस को कॉल करना है तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मतलब मैं रस्मी तौर पे नहीं कह रहा हूँ, ये वाकईतन ऐसा है। मामला ये है हमारे साथ शरीफ भाई, हम लोग वो किसी ने, आपने वो मुहावरा सुना हुआ है ना कि जमाना अमन में कौमें क्या करती हैं, वो जंग की तैयारियां करती हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि मैं एम्बुलेंस के मुतालिक सिर्फ उसी वक्त सोचता हूँ जब मेरे सामने कोई पड़ा हुआ होता है। होना ये चाहिए। अच्छा, आप अभी मेरे सामईन, मुझे नहीं मालूम कितने लोग हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आप मेरे अक्सरियत, अगर सारे नहीं तो अक्सरियत जो कि 80% से ज्यादा है, उनको नहीं पता होगा जहां पर वो बैठे हुए हैं वहां पर एम्बुलेंस का क्या बंदोबस्त है। यानी ये हमारा काम ये बनता है कि हम जो है ना वो सुबह उठ के, मेरा ख्याल ये है कि आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं और आप जाकर देखें कि कहाँ पर एम्बुलेंस है, कितनी दूर है आपसे, फोन का आपका क्या सिस्टम है, उनसे उनके जो एक्टिव नंबर्स हैं वो लेकर आए। हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है ना
अक्सर हमारे नंबर्स भी जो है ना वो चेंज हो जा, यूनिफाइड नंबर 911 या वो वाला कोई नहीं है, सवाए पंजाब के जहाँ ये 1122 मेरे ख्याल में इफेक्टिव है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको जो है ना वो हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, और तैयारी की बेहतरीन सूरत जो है ना वो इल्म है, कि आपको पता हो कि आपको जिस चीज की जरूरत है वो कहाँ मिलेगी। अच्छा, मेरा ख्याल में मैं इस वक्त एक, अगर आप इजाजत दें तो एक छोटी सी ऐप का तारुफ करवा दूं शरीफ भाई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे एक साहब हैं फहद खान, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। इन्होंने एक ऐप बनाई है मुहाफिज के नाम से, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर, यानी आईफोन और ये एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ये दस्तयाब है। मुहाफिज MOHIFZ के नाम से ये है। एक वो रेस्क्यू बॉय जो है वो, उसमें पाकिस्तान का झंडा है, वो जो रेस्क्यू ट्यूब होती है जो डूबने वालों को फेंकी जाती है, इसका वो आइकन उस पर बना हुआ है, उसके अंदर पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है। बहुत शानदार ऐप है। उसके पूरा प्रोग्राम करके जो है ना वो, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, ये उसका प्ले स्टोर का जो है वो है पेज है। हम लिंक भी इसका शेयर कर देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, अगर मुमकिन हुआ कमेंट्स वगैरह में, तो आप ये डाउनलोड कर लें। ये आपके अच्छा, एक और मामले की बात, फर्ज करें आपने, अगर अपने आप को अपने मोहल्ले का वो मालूम है इमरजेंसी नंबर, लेकिन आप दूसरे शहर गए हुए हैं, तो क्या करेंगे? तो इस ऐप में 700 से जायद इमरजेंसी नंबर आपकी लोकेशन के हिसाब से सेव है, जहां पर ये आपकी लोकेशन को डिटरमिन करेगा और आपको बता देगा कि आपकी इमरजेंसी जो हेल्प है वो कहाँ से आपको मिल सकती है। न सिर्फ ये, बल्कि अगर आप इनके ऑपरेशन रूम को रिक्वेस्ट करें तो ये आपको वहां पर जो जो चीजें आपको दरकार हैं वो भेज भी सकते हैं। तो दूसरी बात जो है ना, आपके आइस नंबर्स होते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं वो आपके मोबाइल फोन्स में हर वक्त जो है ना वो होने चाहिए। और फिर ये कि आपको इमरजेंसी, अगर आपके पास बिलफर्ज ये एम्बुलेंस के और ये मोबाइल जो जो भी नंबर्स हैं ये सारे मौजूद भी हैं, लेकिन आपको इमरजेंसी एक्सप्लेन करनी नहीं आ रही, आपने कहा जी मेरा भाई गिर गया है, तो गिरने के बाद क्या हुआ है आप ये भी बताएं उसको, ताकि वो बंदा जो आ रहा है वो इक्विप्ड होकर आए। आपने अमन की जो मिसाल दी है, ये सिर्फ कराची तक ये सर्विस है, लेकिन ये है कि अगर आप उनको ये बता दें कि उनका आगे सामना किस प्रॉब्लम से होने वाला है, तो वो जितनी देर में आ रहे होते हैं वो अपना इक्विपमेंट अपने उसमें एम्बुलेंस में सेट करके रख देते हैं, ताकि जब वो मरीज को देखें तो उनको पता हो कि इसके साथ क्या गुजरी है और हमने कहाँ से शुरू करना है, बजाय इसके कि वो प्राइमरी सर्वे उस वक्त रन कर रहे हों। तो आपके आइस नंबर्स आपके सेव होने चाहिए। जी तारिक साहब, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। हमारे मोबाइल फोन पे एक लॉक लगा हुआ होता है, और मैंने अक्सर देखा है, मेरे दोस्त बहुत सारे हेल्थ सेक्टर से वाबस्ता हैं, रास्ते में रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है तो उस शख्स का मोबाइल जब वो निकालते हैं तो उस पे लॉक लगा हुआ होता है, और उन्होंने अपने वो नंबर जो बगैर लॉक को डिसेबल किए हुए डायल किए जा सकते हैं, उन्होंने उन जगहों पे सेव नहीं किए हुए होते। तो ये भी मैं चाहता हूं कि आप इसके मुतालिक एक छोटा सा मैसेज कि उसको हम कैसे करते हैं, या कंप्यूटर रिकॉर्डेड वीडियो ये इस मामले में बनाएं और अपने चैनल के हवाले से या अपने सोशल मीडिया पेज के हवाले से अपलोड करें, कि हम वो तमाम नंबर जो फॉर एग्जांपल मेरे वालिद साहब के हैं, मेरे जो जी जी नेक्स्ट के हैं, या कोई ऐसा आदमी जिससे फौरी तौर पे कांटेक्ट हो सके, तो वो आपके स्मार्टफोन का लॉक डिसेबल किए बगैर डायल किए जा सके। तो वो ये बहुत जरूरी है ये जानना। न सिर्फ ये बल्कि आपका मोबाइल फोन जो है वो आपकी जो, आप खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी में चले गए हैं, तो अगर आप अपने मेरे आईफोन में जो है वो मेरी हेल्थ कार्ड जो है ना वो सामने डिस्प्ले होता है, और वो बगैर कोई अनलॉक किए मेरे फोन को देख सकता है, और उसमें ये है कि वो मेरा ब्लड ग्रुप, मुझे कोई एलर्जीज हैं, मुझे कोई मेडिकेशन में ले रहा हूँ, तो वो सारी डिटेल जो है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो रिस्पॉन्डर आएगा वो एक ही नजर देखेगा और उसको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा ब्लड लगाना है, मुझे किस किस चीज से एलर्जी है, मैं कौन सी मेडिकेशंस ऑलरेडी ले रहा हूँ, तो वो उस लिहाज से जो है ना वो मुझे ट्रीट करेगा। तो वो मुहाफिज ऐप जो है उसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि वो न सिर्फ आपके ये जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं वो दूसरी इमरजेंसीज को भी डील करते हैं, हम उनको एक साइड पे रखते हैं। एक और खास बात जो है उसमें आपके इलाके के जो है ना ब्लड डोनर्स रजिस्टर्ड हैं। जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं उस ऐप के थ्रू कि यार मुझे ब्लड चाहिए और फलां ग्रुप का चाहिए, और जितने भी आपके इलाके में लोगों ने उस ग्रुप के साथ अपने आप को वॉलंटियर किया होगा, उनको मैसेज चला जाता है कि फलां हॉस्पिटल में
इतनी देर में इतने जो है ना वो ब्लड के वो चाहिए, तो आपके पास वॉलंटियर्स भी फौरन पहुंच जाते हैं। इसी तरह से वो लाइफ सपोर्ट सर्विस और जो बेसिक लाइफ जो सपोर्ट है उसके हवाले से भी इस ऐप में बहुत कुछ है। आप सिर्फ ये करें कि आप इसको डाउनलोड करें और इसको इंस्टॉल कर लें, और मेरे ख्याल में इनकी अपनी वेबसाइट भी है, उस पे जाकर आप जो है वो देख सकते हैं। एक साहब हैं जुनैद अकरम के नाम से, उन्होंने मेरे ख्याल में कोई 5-6 महीने पहले फहद खान साहब का इंटरव्यू किया था। आप यूट्यूब पर उसको भी सर्च करके जो है देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने इस ऐप को जो है ना इस्तेमाल करने का तरीका बताया। तो हमारा तो वक्त थोड़ा सा मुख्तसर है, तो जी शरीफ भाई। मैं इस चीज को दोबारा अपने व्यूवर्स के लिए इसको सम अप कर रहा हूँ कि आपको अब प्रिपेयर होना चाहिए किसी भी इमरजेंसी के लिए। आपको अगर चाहें तो अपने घर की किसी ऐसी एक्सेसिबल जगह पे उसकी ABC लिखें कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो आपने सबसे पहले जो करने का काम है वो है एम्बुलेंस सर्विस को कॉल करना। और वो तमाम एम्बुलेंस सर्विस जैसे पंजाब में 1122 है वो इक्विप्ड होती है। उनकी अच्छी बात यह है कि वो तमाम जो एक्सपीरियंस उनके पास लोग हैं, गैजेट्स हैं, आलात हैं और दूसरी चीजें उससे वो इक्विप्ड होती हैं। जबकि कराची में सिवाय अमन एम्बुलेंस के मेरी नॉलेज में नहीं है कम से कम कि कोई एम्बुलेंस सिवाय हाई रूफ के जो आपको एक स्ट्रेचर की मदद से आती हो और आपको वो करती हो। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ इस प्रिपेयर्डनेस की वजह से क्या क्या हो सकता है। मेरे एक दोस्त हैं जो अमन एम्बुलेंस सर्विस से वाबस्ता हैं, उन्होंने मुझे एक इंसिडेंट शेयर किया। उन्होंने कहा कि हम एक जगह पे एक हार्ट के मरीज को, जिसको बाद में हमें पता चला कि उसको हार्ट अटैक हुआ था, तो अमूमन लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक के बिल्कुल इनिशियल चंद मिनट इंतहाई अहम होते हैं और उसमें मिनिमम डैमेज कंट्रोल हो सकता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम गुजरने के बाद वो तमाम चीजें फिर उनकी रिकवरी नहीं हो सकती। तो हमने उस पेशेंट को, जब हम उस अमन एम्बुलेंस अपनी लेकर गए और वहां से हमने उनको पिक करने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि जिस गली में उनकी रिहाइश है वो बहुत तंग है और वहां पे हमारी एम्बुलेंस नहीं जा सकती। लेकिन हमारे साथ जो एक पैरामेडिक और ड्राइवर था, उनकी मदद से हमने उस पेशेंट को निकाल के अपने एम्बुलेंस में शिफ्ट किया और उसके बाद हम चलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। पेशेंट का अटेंडेंट हमें बताने लगा कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट जो इसके टेस्ट हैं वो घर में रह गए। वो घर चला गया और तकरीबन 6-7 मिनट उसने जाया किए। वो पेशेंट रास्ते में एक्सपायर हुआ। तो कहने का मकसद मेरा यहाँ पे यही है, you all should be 101% ready for any emergency। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि मिनिमम टाइम आपका लॉस हो, ताकि जब आप अस्पताल पहुंचे तो आप इंतहाई बेहतर हालत में। मेरे वालिद साहब के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उनकी हार्ट अटैक के हवाले से, जिनकी बाद में एंजियोप्लास्टी हुई, वो भी बुनियादी तौर पे इसी तरह था। अल्लाह ताला ने रिस्पांस ऐसा उस वक्त क्रिएट कर दिया था कि वो वक्त पे हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो ये बात इंतहाई जरूरी है कि आपको ये तमाम चीजें मालूम हो। एक मजीद बात, जब भी कोई एम्बुलेंस सर्विस आपसे इंफॉर्मेशन लेती है, वो इंफॉर्मेशन देना कैलकुलेटेड होना चाहिए। आप उसको ये ना बताएं, पहले से आप इसकी मशक कर लें कि मैं फलानी दुकान के करीब रहता हूं, मेरे घर के करीब वो मस्जिद है। ये नहीं, एड्रेसिंग टू द पॉइंट एग्जैक्ट होनी चाहिए। उसको जो इंफॉर्मेशन शेयर करनी है टू द पॉइंट एग्जैक्ट होनी चाहिए, ताकि मिनिमम टाइम जाया हो। और हमारे यहाँ जो कोऑर्डिनेटेड एम्बुलेंस सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी है। इस मामले में बहुत कुछ करने की जरूरत है। एक आखिरी बात, मैं यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के जितनी भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि लेटली एक इंसिडेंट हुआ था कराची में, तैयारा गिरा था मॉडल कॉलोनी में। तो जो सबसे दर्दनाक सूरत हाल थी वो ये थी कि बहुत सारे लोगों के लिए, मैंने अपनी वॉल से भी ये चीज शेयर की, कि उनको ये नहीं पता चल रहा था कि उनका जो तैयारे में जो एक डिसीज्ड है या जिंदा है या मुर्दा है, जिस हालत में भी है, वो कहाँ है। यानी कराची कितना 2 करोड़ 2.25 करोड़ लोगों का शहर है, लेकिन उसके अंदर कोई शख्स अगर अपने मुर्दा या जिंदा, जख्मी या सलामत पेशेंट को ट्रैक करना चाहे तो उसके पास कोई रास्ता नहीं। उसको जाना पड़ेगा सबसे पहले एक हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल, तीसरे हॉस्पिटल, चौथे हॉस्पिटल, ईदी के मुर्दा खाने वगैरह वगैरह, उसको ढूंढना पड़ेगा, तब जाके उसको कहीं से हिंट लग सकता है। इवन सिविल हॉस्पिटल ने तैयारा हादसे के तकरीबन 2 हफ्ते बाद अपने एक सोशल मीडिया पे एक आईडी कार्ड शेयर किया और लोगों से रिक्वेस्ट की कि अगर इस पेशेंट के मुतालिक किसी के पास इंफॉर्मेशन है तो वो शेयर करे। तो मेरी पूरे पाकिस्तान में डिसीजन मेकर से ये रिक्वेस्ट है, आप एक छोटी सी ऐप, जैसे अभी कोविड के हवाले से बनी है जिसमें लाइव डेटा हमारे पास मौजूद होता है पूरे पाकिस्तान के हवाले से, इसी टाइप की एक छोटी सी ऐप फ्री में बन सकती है।
पाकिस्तान का कोई लड़का खड़ा होकर वो बना सकता है, आप बना लें और अस्पतालों को पाबंद कर लें कि जब भी उनके पास एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी का कोई मरीज आए तो उसका डाटा, दस्तयाब डाटा, हो सकता है उसके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, उसका दस्तयाब डाटा, पिक्चर या जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है उस ऐप पे डालें, ताकि वो ऐप जर्नलाइज, यानी हम सबसे पहले ईदी के मुर्दा खानों में, अस्पतालों में ना देखें, बल्कि हम उस ऐप पे तलाश कर लें कि हमारा अगर कोई प्यारा किसी हादसे से दो चार है तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें सबसे पहले कहाँ ढूंढनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है। अब हम एक और बहुत अहम चीज की तरफ आ रहे हैं। आपको पता है कि जो हार्ट अटैक है वो एक इंतहाई, इस वक्त मेरे साथ जो तारिक साहब बैठे हुए हैं, इनका ताल्लुक मेडिसिन के शोबे से नहीं है, लेकिन चूंकि इनकी फील्ड का एक रेगुलर प्रैक्टिस है कि वो तमाम चीजों पे नजर रखते हैं, यही हम सब की अप्रोच भी होनी चाहिए। आप इस चीज को थोड़ी देर के लिए आपको से पुश डालना होगा कि इस काम के लिए कोई डॉक्टर आएगा। मुझे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट का मैं पर्सनली गवाह हूं कि जहां पे किसी ऐसे शख्स के जो हम कहते हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट ने लाइफ सेविंग की है, चाहे वो चोकिंग हो बच्चों की, चाहे किसी का हार्ट अटैक हो, सीपीआर की वजह से उसको रिकवर करना हो। ये एक ऐसी चीज है कि इसमें हम सब ट्रेंड होने चाहिए। अगर ट्रेंड नहीं है तो हम इतना ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और दूसरी चीजों पे रबिश देखने में जाया करते हैं। हमें चाहिए प्रायोरिटाइज करें। हम बुनियादी तौर पे सीपीआर की कुछ बेसिक टेक्निक सीख लें कि जब आपका हार्ट काम करना बंद कर दे तो आपको उसकी क्या एबीसी फॉलो करनी है। मैं तारिक साहब से चाहता हूं कि वो सबसे पहले वो सिचुएशन जरा एक्सप्लेन करें कि किस सूरत में हार्ट धड़कना बंद हो सकता है, यानी जो एक पावर हाउस है ब्लड सप्लाई का, वो अगर बंद हो जाए इसका मतलब है कि यकीनी मौत। तो हम इस चीज को कैसे मिनिमम डैमेज की तरफ ला सकते हैं, नंबर वन। दूसरा ये कि सीपीआर होता क्या है और इसको हम एफर्टलेसली कैसे सीख सकते हैं, और इसके मुतालिक आपका कुछ कंटेंट भी है। मैं अपने जो इस वक्त जो मैनेजर हैं इस प्रोग्राम के, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी साथ साथ में चलाएं ताकि वो एक बेसिक आइडिया लोगों को हो जाए कि ये क्या है। तारिक साहब प्लीज। अच्छा, किसी भी सदमे की सूरत में, किसी झटके की सूरत में, किसी इम्पैक्ट की सूरत में, या किसी बीमारी की वजह से कोई भी शख्स किसी भी वक्त कोलैप्स कर सकता है, वो बेहोश हो सकता है। अच्छा, बेहोश हो जाना उसका जाहिर है वो एक इज़्तिरारी अमल है, वो उस पे उसका कंट्रोल नहीं है। लेकिन आप बहैसियत जो बाय स्टैंडर्ड्स हैं, आप जो है, आप अगर उसको मुनासिब जो है वो रिस्पांस अगर दे जाएं तो उनकी जान बच सकती है। नॉर्मली सीपीआर जब कोई बंदा जब गिरता है, बेहोश होता है खुसूसन, और ऐसा बेहोश होता है कि उसकी सांस बंद हो जाए, दिल धड़कना बंद हो जाए, जो भी किसी भी वजह से हो सकता है, तो वो जो है उसके पास 3.5 से 4 मिनट मैक्सिमम टाइम होता है। उसके बाद उनके दिमाग को जो है, चूंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती, तो दिमाग जो है वो अपने आप को डैमेज करना शुरू कर देता है। अच्छा, तो वो उसका तरीका सिंपल ये है कि एक तो ये मैंने डिटेल में, मेरे ख्याल में 10 मिनट की वीडियो है, ये वाली नहीं, दूसरी वीडियो जो है वो सीपीआर की है। ये तो हमारी वो इसकी वीडियो चल रही है, चोकिंग में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो वो आपने जो है ना वो उसको जो है बहुत सिंपली आप 2-3 चीजें हैं वो आपने मेक श्योर करनी है। सबसे पहले आप उसको ये देखें कि इनकी जो एयरवेज हैं ये खुले हुए हैं, इनको सांस आ रही है या नहीं आ रही है, ये ब्रीदिंग यानी कि ब्रीदिंग कर रहे हैं। एबीसी, अच्छा इसका सिंपल सा आपने एबीसी भी करना है, यानी एयरवेज, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। तो एयरवेज जो है वो नाक और मुंह है, और इसके ऊपर आप अपना कान और अपना गाल रखकर महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। और जब आप ये रख रहे होते हैं तो सामने आप उनके चेस्ट पर आपको नजर भी पड़ती है, आप उतार चढ़ाव से देख भी सकते हैं कि ये सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो इस तरह से करके आप जो है ना वो एक छोटा सा एक 10 मिनट की वीडियो है, आप देख लें तो मेरा ख्याल है आप इसको बगैर किसी हिचकिचाहट के नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी ऐसे आदमी को देखें तो आप उनकी बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं और उनकी जान भी बचा सकते हैं। अच्छा, मैं तारिक साहब, मैं यहाँ पे मुखिल हो रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि क्या आपको सिर्फ सीपीआर ही की तरफ जाना चाहिए या उसके दौरान आपको मजीद कुछ काम है जो करने चाहिए? मसलन फॉर जी, एग्जांपल आप सीपीआर कर रहे हैं समझ लेकिन गया, यू आर ऑल अलोन, तो क्या बिल्कुल। आप ये चाहेंगे कि आप चीखें, आप किसी को बुलाएं, या आप इसका एक पूरा प्रोसीजर, एक एम्बुलेंस आती है जिसके बिल्कुल। अंदर डिफिब्रिलेटर मौजूद होता है, अच्छा, और वो उस हवाले से मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें।
अच्छा, इसमें इसको जब आप किसी को बेहोश होता हुआ देख लें तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, डॉक्टर्स ABC, DRS ABC। वो सिंपल ये है कि आपने जैसे ही बंदे को गिरते हुए देखा तो सबसे पहले तो आप डेंजर एनालाइज करें कि वो गिरा क्यों है। हो सकता है वो किसी बिजली की वजह से गिर गया, उसको शॉक लग गया हो, आग की वजह से, किसी ट्रैफिक की वजह से, किसी गाड़ी ने हिट कर दिया। आप डेंजर एनालाइज करें कि वो जो है वो शख्स जो है वो किसी एमिनेंट जो है वो डेंजर के उसमें नहीं है। मसलन यहाँ कहीं आग नहीं लगी हुई, कहीं पे बिजली के खुले तार नहीं पड़े हुए, या ये कि आप किसी सड़क वगैरह पर नहीं है जहाँ पे ट्रैफिक जो है ना वो बगैर किसी वार्निंग के आ सकती है। तो ऐसी सूरत में आप उनको उस डेंजर्स में से निकालें, और अगर आप नहीं निकाल सकते तो आप हेल्प ही मत करें। इसका मतलब ये होगा कि आप खुद को भी उस डेंजर में डाल रहे हैं। तो आप उनको डेंजर से निकालें, ये आपका डी हो गया। आर से आपने जो है उनको रिस्पॉन्स देना है, आपने उनको जो है ना वो देखना है कि यार ये किस सिचुएशन में है और आपने क्या क्या करना है। और एस से जो है ना वो शाउट फॉर हेल्प होता है, आपने हेल्प के लिए चिल्लाना है, आपने लोगों को इकट्ठा करना है ताकि वो आप उनके साथ मिलकर बेहतर वो कर सकते हैं। आप अगर अकेले हैं तो फिर तो आपको खुद ही मोबाइल से एम्बुलेंस के लिए कॉल करना होगा ताकि वो आए और आप इसको जल्द से जल्द जो है ना वो मेडिकल किसी फैसिलिटी में ले जा सकें। अगर और फिर आपके पास अगर ये सहूलत है, स्पीकर ऑन कर दें और यहाँ से बात भी करें और इधर अपना जो है वो अगला स्टेप चालू कर दें जो कि वो ए है। यानी आपने डेंजर एनालाइज किया, आपने रिस्पांस दिया, आपने एस से शाउट फॉर हेल्प किया। अब आप उनके एयरवेज चेक करेंगे कि यार इनकी सांस क्यों नहीं चल रही, इनका जो है वो दिल क्यों रुका हुआ है। एयरवेज खुले हुए हैं तो आपने फिर इनको ब्रीदिंग देनी है, कंप्रेशंस आपने इनको डिलीवर करने हैं। और उसके बाद जो है ना आपने सी जो है वो सर्कुलेशन है वो आपने देखनी है कि इनके कहीं से खून तो नहीं बह रहा। आपने इनको इनकी सांस जो है वो रवां दवां कर दी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो बाय द टाइम यू रियलाइज के इन्होंने ये जो है ना इनका खून इतना निकल गया है कि ये खुदा न खास्ता मजीद किसी शॉक में ना चले जाएं। तो यूं आप जो है ना वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगले हिस्से की तरफ आने से पहले एक कमेंट है जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। नियाज साहब हैं, उन्होंने कमेंट किया कि हमारी इंडस्ट्री में फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं होता। देखिए, एक बात याद रखिएगा, मैं इस इंडस्ट्री पे बहुत मेरी क्लोज नज़र है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक ऐसी टीम डेवलप हो गई है जिसकी मदद से पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है तो मुझे उसकी इंफॉर्मेशन प्रायोरिटी बेस पे मैं कलेक्ट करता हूँ। उसके मुतालिक जो अच्छी चीजें हो सकती हैं, डायरेक्टली किसी को ब्लेम करने के बजाय जो बेहतर हो सकती हैं, तो मेरे ख्याल में वो सजेस्ट करना ज्यादा बेहतर है। होंडा एटलस के खिलाफ मेरा एक पूरी एक जद्दोजहद है और ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मैं ये नहीं समझूंगा कि दूसरे लोगों के आमिर वो ज्यादा महफूज हैं। अभी ये जो कमेंट है मैं उसको एड्रेस करना चाहूंगा। वो ये कह रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री में फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं होता। देखें, हर आजिर की ये ख्वाहिश होती है कि वो ओवरहेड को कम से कम रखे। हमारे आजिर ने हेल्थ एंड सेफ्टी के जितने भी अखराजात हैं उसको ओवरहेड में रखा हुआ है और उसकी कोशिश ये होती है कि ओवरहेड जीरो रहे। मेरे पास डिटेल बहुत सारी है लेकिन मैं टू द पॉइंट बात करना चाहूंगा। इसमें दो जिम्मेदारी हैं। वो तमाम लोग जो 17,800 की मुलाजमत करते हैं लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ चीखते चिल्लाते हैं और वो अपने आजिर को बुरा भला कहते हैं, लेकिन उनका जो किरदार है वो अदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूं इंतहाई मादरत के साथ कि कोई तब्दीली मुतवक्का नहीं हो सकती। आपको अगर खुद अंदाजा हो कि जिस माहौल में आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए खतरनाक है, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और उस वीडियो के साथ आपकी वॉइस मौजूद हो जो इसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सके। फॉर एग्जाम्पल, सामने लगा हुआ है कि जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में फर्स्ट एड बॉक्स को हमेशा लॉक्ड ड्रॉयर और लॉक्ड कैबिनेट्स में रखा जाता है। आप उसकी वीडियो बनाइए और ये बताइए कि किस इंडस्ट्री में किस जगह पे मैं किस डेट पे खड़ा हुआ हूं और यहाँ पे फर्स्ट एड का ये हाल है। किसी जगह फॉर एग्जांपल किसी खाकरोब को एक तेजाब के टैंक में उतारा गया था और वो उस वक्त वो वीडियो नहीं बन सकी थी। आप वहां पे वीडियो बनाइए और इसकी डिटेल दीजिए जो वीडियो के साथ हो और उस वीडियो को उठाइए सोशल मीडिया पे डालिएगा। ये एक ऐसा काम होगा जो हमारी कलेक्टिव एफर्ट में शुमार होगा जिसकी वजह से आजिर को हमेशा ये बात याद रखिएगा, आजिर को नुकसान से ज्यादा बदनामी का खौफ होता है क्योंकि उसकी रेपुटेशन उसकी स्टेक पे है। रेपुटेशन उसकी बहुत बड़ी
उसका एक एसेट है। आप उसकी रेपुटेशन को डैमेज करें, जिस माहौल में वो 17,800 के मुलाजिम को रखेगा, यकीनन उसमें बेहतरी वाक़ई होना शुरू हो जाएगी। और यकीन करें, बहुत सारी इंडस्ट्री ने हादसात के बाद अपने यहाँ इंप्रूवमेंट के बारे में कुछ सोचा है। अब हम वापस आते हैं, एक घर के जो फर्स्ट एड बॉक्स है, उसके अंदर क्या क्या आइटम्स होने चाहिए। कुछ मैं भी तारिक साहब आपकी हेल्प करता हूँ, आप भी इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करें कि फर्स्ट एड जो एक बॉक्स है उसके अंदर क्या क्या आइटम होने चाहिए। मजीद मैं अपने एक और भी चीज इसमें शामिल करना चाहूंगा, आजकल कोविड की वजह से भी कुछ ऐसी चीजें जो हमें रिक्वायर्ड है, तो हमारे जो एक ड्रीम फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें क्या चीज शामिल होनी चाहिए। अच्छा, फर्स्ट एड बॉक्स जो है ना आपका बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके घर में कैसे लोग रह रहे हैं। मतलब आपके घर में बच्चे हैं तो आप उस हिसाब से उसको बनाएं, आपके घर में सारे एडल्ट्स हैं उस हिसाब से बनाएं, आपके घर में बुजुर्ग भी हैं तो आप उनको भी उसको ध्यान में रख के आप उनको तरतीब दें। बेहतरीन तरीका ये होगा आप, अच्छा दूसरी जो खास बात जो है ना वो फर्स्ट एड बॉक्स पर असरअंदाज होती है, आपका घर या कोई डॉक्टर आपसे कितनी दूरी पर है। यानी मैं इस बात को प्रेफर करूंगा कि बजाय इसके कि मैं खुद फर्स्ट एड दूं, अगर क्लिनिक मुझसे 2 से 5 मिनट के दरमियान फासले पर है, मैं वहां पहुंच सकता हूं और मुझे पता है कि मुझे मेडिकल अटेंशन मिल जाएगी, तो आई वुड प्रेफर गोइंग टू डॉक्टर इंस्टेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑल दीज थिंग्स। तो उसका फिर आप देख लें कि अगर आपका घर दूर है तो आप फिर उस हिसाब से इसको बनाएं। आइडियली आपके पास जो है ना वो टिंचर्स वगैरह होने चाहिए। अच्छा, मैं ब्रांड्स के नाम लेने से थोड़ा सा वो मुझे ठीक है, समझ में नहीं आता। बिल्कुल ठीक। आप जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के टिंचर ले लें जिनसे आप जख्मों की सफाई कर सकते हो, बैंडेजेस वगैरह ले लें। और इसके अलावा बैंडेज को काटने के लिए आपके पास कैंची होनी चाहिए। आपकी आंख में कोई चीज लगती है तो वो उसके लिए जो एक डिस्टिल्ड वाटर मिलता है उसको धोने के लिए कि आप उसको जो है ना ये अक्सर कहा जाता है कि अगर आपकी आंख में चला जाए तो पानी से धोएं। तो उस वक्त बेहतरीन ये होता है कि आप वो डिस्टिल्ड वाटर यूज करें जो साफ सुथरा, बहुत ही साफ सुथरा पानी होता है। तो वो आपके पास उसके छोटी छोटी वायल्स मिलती हैं, वो आप ले लें। आपके जो गॉज पैड्स हैं, यानी कि ये जो खून रोकने के लिए जो बने नमदे गत्ते जो भी आप उन्हें कह लें वो होते हैं, वो आप जो है वो लेकर आए। कॉटन होनी चाहिए। तो इस तरह सुई धागा जो है वो स्टिचिंग वाला जो है वो अगर आपने ट्रेनिंग ली हुई है तो आपके पास वो भी हो, वो भी आपको बहुत काम दे सकता है। तो छोटी छोटी चीजें। एक और जो ये जो बुखार की जो, हाँ जी आप कंटिन्यू करें, मैं इसमें अपना। अच्छा, ये एक बात याद रखें कि आपके पास जो थर्मोमीटर है और वाह, ये आपके बड़ी पास अपनी जबरदस्त। हाँ चाहिए, ये जो टेक्निक होनी चाहिए बुखार को मेजर करने की और बिल्कुल। ब्लड प्रेशर को मेजर करने की, आज ही उठें और आज ही आप ये सीखने की कोशिश करें कि हम स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं। साथ साथ में ये भी जरूरी है, बच्चों में स्पेशली, बच्चों में जब बुखार एक सर्टेन लेवल से बढ़ जाए तो उनको फिट्स पड़ते हैं। ये अगरचे कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है मेडिकली सेइंग कि ये एक बचाव की कोशिश है। जैसे बुखार होना दरअसल एक डैमेज कंट्रोल होता है, इसी तरीके से फिट्स पड़ना भी ऐसी सिचुएशन होती है, लेकिन ये जानलेवा भी हो सकती है। इसीलिए एक सर्टेन लेवल से बुखार को बढ़ने नहीं देना। तो इसका मतलब ये हर पेरेंट या हर घर में जो माँ है वो आगाह होनी चाहिए कि उसका बच्चे का बुखार एक सर्टेन लेवल से बाहर ना हो। अक्सर लोग मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर चुका हूं, अक्सर लोग इस चीज पे बहुत ज्यादा बुरा मनाते हैं कि मेरे छोटे से बच्चे को बुखार था और आप ले जाके उसको नहलाने लगे वॉशरूम में, उसको बार बार पानी से नहलाने लगे। ये एक वाहिद ऐसी चीज है जिसके मुतालिक हमें खुद को एजुकेट करना चाहिए कि अगर आपके बच्चे का बुखार 103 104 की लेवल को पहुंच जाए तो उसको फिट्स पड़ सकते हैं। कभी कभी ये फिट्स जो है वो मेंटली डैमेज करने की सिचुएशन को भी पहुंच सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि जब आपके बच्चे को बुखार हो तो आप उसको टू द पॉइंट विद एक्यूरेसी उसको मेजर कर सकते हो, ताकि आपको अंदाजा हो कि किस वक्त क्या सूरत हाल है। बुखार को जो बुखार को कम करने वाली कुछ दवाएं हैं, सिरप हैं, स्पेशली बच्चे गोलियां नहीं खा सकते, टैबलेट नहीं खा सकते, बड़ों के लिए टैबलेट रखें, छोटे बच्चों के लिए सिरप रखें। उल्टी एक कॉमन ऐसा फैक्टर है कि जिसके मुतालिक चूंकि बच्चों को आप दवाई देंगे वो उलट
उलट देगा, वो उसको हजम नहीं कर सकता, और जब तक उसके मैदे में जाएगी नहीं उसको इफाका नहीं होगा। इसी वजह से सिंपल सिरेंज इंजेक्शन उल्टी को रोकने के लिए ये भी आपके जो टूल बॉक्स है, ये जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें शामिल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हर घर में एक शख्स ऐसा हो कि जिसको फर्स्ट एड की बुनियादी ट्रेनिंग मालूम हो, और हम कोशिश करेंगे कि इसके मुतालिक कुछ छोटे छोटे क्लिप्स जमा करके एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना लें। आजकल तो चीजें बड़ी वो हो गई, लेकिन हमारा मजबूरी मिजाज ऐसा है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जो एक टेम्परेचर गन है जो 3,000 रुपए की मिलती थी, वो अब मेरे स्कूल के एक दोस्त हैं, वो मुझे बता रहे थे कि मैंने अपने स्कूल के 22,000 रुपए की खरीदी है। तो यकीन करें, अगर हम इस मामले में भी अपने रवैयों पे गौर फिक्र कर लें तो बहुत चीजें बेहतर हो सकती है। मैं टाइम भी अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन ये सेशन ऐसा है कि मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई एंडिंग हो सकती है। मैं ये चाहता हूं कि आप एज अ सजेशन कुछ ऐसी चीजें गाइड करें कि जो एज अ मस्ट हो हमारे स्कूलों में, हमारे तालीमी इदारों में और हमारे मदारिस में। मैं चाहता हूं कि मदारिस वाले भी इस सिलसिले को ज्वाइन करें, कि मदारिस में भी बच्चों को, क्योंकि जब हम मेंटली प्रिपेयर्डनेस की तरफ जाएंगे तो हम अपने सामने बैठा हुआ कोई भी ऑडियंस हो, चाहे मदरसे का बच्चा हो, चाहे स्कूल का बच्चा हो, चाहे किसी और स्किल बेस्ड या वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, क्या चीजें ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा बच्चा कहीं भी किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हो। शरीफ भाई, ये जो है ना, ये एक ऐसी बात है कि जिसकी हमें हद से ज्यादा और हमेशा से ज्यादा अब जरूरत है। मैं मशवरा अपने सुनने वालों को, देखने वालों को ये दूंगा कि सबसे पहला काम तो ये करें ना कि सुबह उठकर अपने गिरदोपेश का जायजा लें और अपने इर्द गिर्द देखें कि आपकी जो जरूरियात हैं इस तरह की इमरजेंसीज की, वो कहाँ कहाँ पर, किन किन नंबरों पर और किन किन जगहों पर दस्तयाब हैं। नंबर 2, डॉक्टर्स हजरात के साथ आप अपनी जो है ना, कम से कम इतना उनके अच्छा, हमारा एक प्रॉब्लम है, हम ये कहते हैं कि डॉक्टर्स ऐसा है, हमें हर चीज में गिला है। डॉक्टर ऐसा है, आप उसके पीक टाइम में जाकर उससे बात करेंगे, मेरे ख्याल में वो आपसे बात नहीं करेगा। 16 मरीज बाहर बैठे हुए हैं, वो आपको ये नहीं बताएगा कि फर्स्ट एड किट में क्या लेकर जाओ। लेकिन आप उनकी कन्वीनियंस का टाइम लेकर उनके पास जाएं, उनसे बात करें कि मैं ऐसी क्या वो करूं कि मुझे जो है ये फर्स्ट एड किट मेरी बन जाए, आपका मुझे नंबर मिल जाए कि मैं खुदा न खास्ता किसी परेशानी की सूरत में आपको जो है कॉल करके आपसे फर्दर गाइडेंस ले सकूं। बाज़ औक़ात मामलात इतने सीरियस नहीं होते, लेकिन हमारी जो रिस्पॉन्स है वो इनको बहुत ज्यादा पेचीदा बना देता है। तो अगर कोई डॉक्टर आपकी कॉल पर, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ईजी करने का काम है, मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई शख्स हमारे सुनने वालों में, देखने वालों में होगा कि जो ये कहे कि यार कोई डॉक्टर मुझे फोन पर अवेलेबल नहीं हो सकता। तो आप किसी डॉक्टर का फोन नंबर लें, उनसे राब्ते में रहें, उनसे बात किया करें कि और उनसे पूछें कि यार मैं क्या क्या चीजें रखूं, मेरे ये मामलात हैं, ये मेरी मुमकिन जो सूरत हाल हो सकती हैं, तो इनको मैं कैसे इनको कॉप करूंगा, तो आप मुझे उसके लिए बता दें। इसके अलावा आप अगर कोई ट्रेनिंग कर सकते हैं तो खुदारा जरूर कीजिए, और अगर खुद नहीं कर सकते, अपने किसी छोटे भाई को करवाएं, अपने बच्चे को करवाएं, अपनी बेटी को करवाएं, और सबसे बढ़कर अपनी मिसेस को बताएं कि जो आपके बाद जो है आपके घर पर जो होती है और जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो बच्चों के साथ आपसे ज्यादा वक्त होती हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरे साथ वो मेरी बेटी का किस्सा मैंने आपसे शेयर किया, उसके बाद मैंने सबसे पहला काम ये किया कि अपनी बीवी और अपनी भाभियों को इकट्ठा बिठाया और उनको बताया कि ब्लड कैसे रोकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने स्वाब रखने और उस जैसे ही तर हो तो उसको फेंक देना है। तो मैंने उनके साथ बाकायदा 1.5-2 घंटे का सेशन किया और उनको बताया कि आपने पट्टी कैसे लपेटनी है, आपने जो है ना वो गॉज पैड रखना है तो वो कैसे रखना है, तो जख्म धोना है तो वो कैसे धोना है, पहले कौन से टिंचर से धोना है और बाद में कौन सा टिंचर लगाना है। तो ये सारी चीजें आप जो है ना वो अपने घर वालों को भी बताएं और ये आगाही फैलाएं। यकीन करें, एक दिन होगा वो आप जो है ना, आपको इस बात पर फख्र महसूस होगा, आप खुश होंगे कि मैंने वो वक्त जो है ना इस वक्त इस जगह यूटिलाइज किया था और आज मुझे उसका फायदा अपने किसी प्यारे की जिंदगी की सूरत में जो है ना वो मिल रहा है। इसके अलावा जो है ना, ये अपने आइस नंबर जो है, मैं इस पे आपकी मैंने सजेशन नोट कर ली है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी नंबर्स जो है वो उनको आप प्रॉपर रखें, उनको जो है प्रॉपर स्टोर करें। इसके अलावा अपनी जो मेडिकल आपकी हिस्ट्री है, आप कोई मेडिकेशन, ब्लड प्रेशर की सिंपल दवाई ले लें, आप अगर ले रहे हैं
तो वो आप अपने मोबाइल में आपका जो हेल्थ कार्ड है उसमें आप इसको फीड करें और उसको अलाउ टू ऑल कर दें, ताकि बगैर आपके मोबाइल का लॉक खोले कोई आपकी मेडिकल हिस्ट्री देख सके कि आप किसी मेडिकेशन पे नहीं है, आपके जो है वो ब्लड ग्रुप क्या है। तो इस तरह की चीजें करने से जो है ना वो आप अपने आप को भी महफूज बना सकते हैं और अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों को और कीमती जानों को जो है ना वो बचा सकते हैं। आपका बहुत सारा वक्त हो गया है। अच्छा, ये जो आपकी वक्त वाली जो आप कहें। अच्छा, मैं आखिरी जो आपका मैसेज है उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे ये चाहता हूँ, ये इमरजेंसी इवैक्यूएशन क्या होती है? चीजें इतनी सारी हैं कि जिसको एक प्रोग्राम में समेटना मुश्किल है, लेकिन बहुत हम मुश्किल इसको है। प्रायोरिटाइज करके हमने वो चीजें जो हर घर का प्रॉब्लम है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें कि ये इमरजेंसी इवैक्यूएशन क्या है, और इस इमरजेंसी इवैक्यूएशन को हम ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा डैमेज कंट्रोल के तौर पे कैसे बना सकते हैं? देखें, जब आपके घर में आपकी इंडस्ट्री में कहीं पे, चूंकि आपका जोर घर पर ही होता है तो मैं लफ्ज घर ही इस्तेमाल करूंगा, वरना कहीं पर भी कोई कुदरती आफत आ जाए, जलजला आ गया है, आग लग गई है, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, छत गिर गई है, तो धुआं भर गया है आग की वजह से, कुछ भी हो सकता है, गैस आपकी लीक हो गई है, खुदा न खास्ता। तो ऐसी सूरत में आप जो है ना वो अपने जो जो आपका प्लेस है, आपका घर है या आपका जो वर्क प्लेस है, आप उसको अबेंडन कर देते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं। अमूमन ये होता है कि हमारे पास जो है वो एक ही घर में एक ही दाखिले का और उस घर से बाहर निकल का एक ही रास्ता होता है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी होना चाहिए, खुदा न खास्ता उसी रास्ते में जो कि आपका जाने वाला, आप कमरे में मामून बैठे हुए थे, लेकिन आपको डर था कि खतरा यहाँ भी आ जाएगा तो आपको बाहर निकलना है, लेकिन आप जैसे ही बाहर आए आपको पता लगा कि यार ये तो उसी जगह पर वो खतरा है, ये वो बिजली का तार वहां पर गिरा हुआ है, वो आग वहां पर लगी हुई है, या वो जगह वहां से गिर रही है। तो अब आपके पास कुछ सेकेंडरी रास्ता होना चाहिए जहां से आप बिल्डिंग को अबेंडन कर सकें, आप इवैक्यूएट कर सकें। तो उसके लिए होना तो ये चाहिए कि ये डिजाइन फेज में ये सारी चीजें तय होती हैं। हमने ये तय करना होता है कि हमने अपने घर को किस तरह से महफूज बनाना है। हमारा जोर जो है वो दूसरी चीजों पर होता है कि किस तरह से हम दूसरे की जगह, मैं नहीं वो बताना चाह रहा, बहरहाल तो वो ये सेफ्टी फैक्टर जो है ना वो हम अपने घरों में दाखिल नहीं करते। तो मैं चाहूंगा कि ये दाखिल करें, और उसके बाद इवैक्यूएशन इज सिंपल प्रोसेस। आपने अपने घर वालों को, अपनी इंडस्ट्री को आपने ट्रेनिंग दी हुई होती है, आप उनको बताते हैं कि हम जब फलां घंटी बजाएं या हम ये घर में आवाज लगाएं कि चलो सारे बाहर निकलो, तो आपने क्या करना है और कहां से किस तरह से तेजी के साथ जो है ना वो महफूज रास्ता इख्तियार करते हुए आप उस जगह से जहां पर खतरा है उससे दूर जाकर अपना एक असेंबली पॉइंट भी आप वो मुख्तस करते हैं कि हम सारे घर वाले, खुदा न खास्ता सारे इंडस्ट्री वाले, अगर कुछ ऐसी सूरत हाल हो जाए तो उस जगह को छोड़कर यहाँ पर जमा होंगे और यहाँ पर हम अपना हेड काउंट करेंगे कि हम जितने लोग सुबह थे वो अभी सारे पहुंच आए हैं, और अगर खुदा न खास्ता किसी को अंदर खबर नहीं हुई तो उसको कैसे इतला करनी है और उसको भी वापस वहां से निकाल कर यहाँ पहुंचाना है। अच्छा, मैं इस वक्त जो अपने प्रोग्राम को खुद मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा मोबाइल फोन मुझसे दूर पड़ा हुआ है। मुझे सामने नजर आ रहा है कि चैट में 10 कमेंट्स हैं, कुछ सवाल भी होंगे, लेकिन आई एम अनएबल टू मैनेज इट। मैं अपने नुमान साहब से मैं गाइडलाइन लूंगा कि इसको मैं कैसे मैनेज करूं ताकि क्वेश्चन मुझ तक पहुंच सके और मैं इजीली उनको प्रायोरिटी बेस पे वो कर सकूं। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आप एक इस हवाले से अपना एक मैसेज दें कि हम फौरी तौर पे इस हवाले से अपने रवैयों में क्या तब्दीली लाएं कि हमारे आसपास हम डैमेज में इजाफे का बायस ना बने बल्कि डैमेज कंट्रोल का हिस्सा बने। आप सबसे पहले तो ये सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन दबा दें और इसके बाद शेयर करें। सही, ये अच्छा मामले की बात ये है कि हमें सबको पता है हमें क्या करना चाहिए। वो जानता हूँ सिला ज़ाद तो ज़ाद जो भी है, मुझे पता है कि इसका क्या वो है, पर तबीयत इस तरफ नहीं आती वाली बात है। छोटी छोटी वीडियोस जो है ना, आप यकीन करें तारिक अजीज खान पहला आदमी नहीं है जिसने ये फर्स्ट एड की वीडियो बनाई है। हमारा प्रॉब्लम ये उसमें थोड़े से वो हैं कि कुछ अंग्रेजी में है, कुछ जो है वो कोर्स को ज्यादा वो कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हर चीज जो है वो इंटरनेट पर पड़ी हुई है। इसके अलावा मैंने अपने साथियों को अक्सर कहा करता हूँ कि मैं अगर कोई मसरूफ नहीं हूँ किसी काम में तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ।
तो और मैं अमूमन अवेलेबल होता हूं, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मैं जो कुछ आपकी मदद कर सक रहा हुआ करूंगा। तो ये जो है ना, आगाही जरूरी है, आपको आगाह होना चाहिए कि आप क्या हैं, आपके साथ वाले लोग आप पर कितना डिपेंड कर रहे हैं, आपने किस तरह से खुद को और इनको जो है ना वो महफूज करना है। और थोड़ा सा वो जो है ना वो ये दिमाग का ढक्कन खोलने की देर है। यस यस यस, इट इज वेरी सिंपल, इट्स सिंपल एज ABC। आपका सिर्फ आप तैयार हो, आप करना चाह रहे हो, उसके बाद स्काई इज द लिमिट। अच्छा, मैं अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 911 अमेरिका की एक इमरजेंसी रिस्पांस एक सिस्टम है, और उसकी बहुत सारी ऐसे इवेंट्स हैं जिसको बाद में फिल्माया गया है, और इसमें बहुत मर्तबा हमें पता चलता है कि एक आगाह बच्चा अपनी माँ को बचाता है। तो जी मैं 1122 उसके रेफरेंस से, अमन एम्बुलेंस से भी मेरी रिक्वेस्ट है। यकीनन अमन एम्बुलेंस ने कराची में, मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि उन्होंने लाइफ बचाई हैं। मैं चाहता हूं कि 1122 हो, पाकिस्तान का कोई भी इमरजेंसी रिस्पांस इदारा हो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की वेबसाइट पे बहुत सारी ऐसी चीजें दी हुई हैं, यानी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सारी गाइडलाइंस दे दी हैं। तो मैं चाहता हूं वो तमाम लोग जो इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस या इमरजेंसी रिस्पांस के मामला से वाबस्ता हैं, उनको चाहिए कि छोटे छोटे इंसिडेंट शेयर करें और अपनी सोशल मीडिया की वॉल्स पे डालें, और इस चीज को हम कलेक्टिवली हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा एक्ट, क्योंकि जब हम आगाह होंगे, तैयार होंगे, तो यकीनन हम डैमेज कंट्रोल में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, ना कि डैमेज कंट्रोल को और बढ़ा सकते हैं। मैं अपने ऑडियंस का बहुत शुक्रगुजार हूं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये जो हमारा मैं 56 मिनट का सेशन है, जी प्लीज। एक सिर्फ चीज का इजाफा आपकी उस बात से, वहां बच्चे जो है ना वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आपने जो है ना वो 911 को बुलाना है। और हमारे यहाँ जो एक बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो लोग जो है ना 1122 को कॉल करके जो है ना वो पूछते हैं, यार ये मजांग वाली दुकान खुली है। तो ये रवैया, आप खुदारा, ये लाइफ सेविंग सर्विस है, इनको जो है आप इस चीज के लिए मत इस्तेमाल करें। आप मुझसे मजाक कर लें, शरीफ साहब से कर लें, लेकिन इन लोगों से मत करें। ये कहीं किसी की जान बचाने में मसरूफ थे, या उस वक्त बचा सकते थे जिस वक्त इन्होंने आपको जो है ना अटेंड किया, और आपकी जो है ना वो आपकी प्रैंक कॉल को, आपकी शुगल वाली कॉल को जो है ना इन्होंने अटेंड किया। बहरहाल अच्छा, माजूर। स्टेटिस्टिक्स मुझे याद आ गई हैं। पिछले साल जो 1122 को कोई जी जी 22,000 के बिल्कुल 22,000 से ऊपर फेक कॉल्स आई थी। तो खुदारा, बिल्कुल ये जो 22,000 कॉल्स है, यकीनन इनकी वजह से कुछ ऐसे जेन्युइन केसेस होंगे कि जिन पे 1122 का रवैया एज यूजुअल वैसा ही होगा जैसे हमारे यहाँ शुगल और जुगत के अगेंस्ट हम लोगों का होता है। तो हम, मेरा ख्याल है कि इस मामले में हमें थोड़ा सा ईमानदार, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ताकि हम अपने अतराफ, बात इन दी एंड वही है कि हम अपने अतराफ डैमेज में एडिशन करते हैं या डैमेज कंट्रोल करते हैं। आप सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में मज़ीद हाजिर होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।